देखो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं ये टॉपिक हमने हिंदी से शुरू किया था। आज इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और हिंदी के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पहले भी बता दिया था। आज ये देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिससे भाषाओं का निर्माण होता है। तो भाषा निर्माण में जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन कौन से अंग हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में सही जानकारी हमें मिल जाए तो हम लोग हिंदी भाषा को सही ढंग से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले वर्ण के बारे में विचार करें कि भाषा में वर्ण का उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले तो भाषा का निर्माण ही समझ लो वर्ण से होता है। तो वर्ण के अगर भाषा के संदर्भ में इसकी परिभाषा दी जाए तो ये भाषा की सूक्ष्म इकाई है। बात समझ में आ गया? ये सूक्ष्म इकाई है। ये लाइन तो क्लियर हो गया कि बिना वर्ण के भाषा का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम वर्ण की परिभाषा क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर इसकी हम परिभाषा बात करें, परिभाषा क्या है? वर्ण स्वर तंत्रों के व्यवस्थित भाषिक एवं लिखित, कितने वर्ड यूज किया? जब स्वर तंत्रों को व्यवस्थित कर दिया जाता है और उसे व्यवस्थित करके बोला जाता है तो वो भाषिक कहलाता है। जब स्वर तंत्रों को हम व्यवस्थित करके लिख लेते हैं तो वो कौन सा रूप होता है? लिखित कहलाता है। तो स्वर तंत्रों के व्यवस्थित भाषिक एवं लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। तो ये शब्दावली एक चीज तो ये बना। लेकिन ये वर्ण और अक्षर में फिर क्या अंतर है? क्वेश्चन ये हमारे पास आता है कि वर्ण और अक्षर के बीच में डिफरेंसेस कैसे निकाला जाए। क्या वर्ण एक प्रकार से कहा जाए तो अक्षर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण में दोनों तत्व आते हैं। अब देखना, वर्ण का तरीका ये होता, ये वर्ण है, वर्ण ये है, ठीक है। अब अक्षर क्या होता है? इसमें जब हम व्यंजन के साथ युक्त कर लेते हैं, स्वर के साथ युक्त कर लेते हैं, तब क्या होता है? अक्षर बन जाता है। तो स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाता है। बात समझ में आ रहा? जब स्वर के साथ क्या ले लिया जाए? व्यंजन, तो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। तो परिभाषा इसकी होगी, अगर अक्षर की परिभाषा दी जाए तो इसकी परिभाषा होगी स्वर युक्त व्यंजन को अक्षर। तो ये लाइन ये भी क्लियर हो गया। वर्ण क्या है? भाषा की सूक्ष्म इकाई। दूसरा, स्वर तंत्रों का व्यवस्थित भाषिक और लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। लेकिन अभी भी हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्ण में ये स्वर और अक्षर क्या है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे कि वर्ण के बारे में क्या बताएं। अच्छा, बात अभी हम पूरी वर्ण के बारे में बताएंगे। तो अभी आप इतना जानो कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सूक्ष्म इकाई है। व्यवस्थित भाषिक लिखित इकाई को ही हम क्या करते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा, शब्द क्या है? अब वर्णों को मेल कर लो, वर्णों को एकत्र कर लो। तो वर्णों का मेल, शब्दावली देखना, मेल, संधि, वर्णों का योग, मेल कह सकते हो, योग कह सकते हो। लेकिन योग कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। तो वर्णों का सार्थक योग या सार्थक मेल या सार्थक संधि क्या कहलाएगा? क्योंकि जिसका अर्थ निकले, जिसका भाव उत्पन्न हो, वही क्या है? शब्द। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर भाषा के संदर्भ में इसकी परिभाषा दी जाए तो क्या दोगे? तो ये बताओगे
भाषा की यह सार्थक इकाई। ये बातें क्लियर हो गई। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? शब्द। अब बात करते हैं वाक्य। अब वाक्य कैसे बनेगा? भाई वर्ण से शब्द बन गए, अब शब्द से क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। तो इसको कैसे परिभाषित करोगे कि शब्दों का सार्थक योग या मेल या समूह, 3 वर्ड यूज किया, योग, मेल और समूह, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। लेकिन वाक्य का निर्माण केवल समूह से हो जाता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता ये बताना कि ये शब्दों का समूह, लेकिन इन शब्दों को पिरोया जाता है व्याकरण के आधार पर। भाई एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, एक बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी, बहुवचन, इसके बाद इसमें लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है, कारक का प्रभाव। ये सब व्याकरण के स्वरूप हैं। इसलिए वाक्य को अगर भाषा की परिभाषा दी जाए तो यह भाषा की व्याकरणिक इकाई है। अब तीनों को एक बार फिर समझो। वर्ण क्या है? भाषा की सूक्ष्म इकाई। शब्द क्या है? भाषा की सार्थक इकाई। वाक्य क्या है? भाषा की व्याकरणिक इकाई। इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा, अक्षर क्या है? स्वर युक्त व्यंजन को अक्षर कहते हैं। लेकिन अभी हमारी बातें आगे कैसे चलेगी, अब हम ये यहाँ पर वर्ण को लेकर के चलते हैं। ध्यान से समझना। वर्ण को अगर हम अपने वर्णमाला में सजाया जाए, कहते हैं वर्णमाला पढ़ना है, तो वर्णमाला होता क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो वर्णमाला कहलाता है। जो आप लोग क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया वगैरह पढ़ते हैं वो क्या है? वर्णमाला है। उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा भी होती है। तो वर्णमाला की परिभाषा ये दोगे, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाया? वर्णमाला। फिर प्रश्न है कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में वर्णों का कुल जो संख्या है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, कुल जो संख्या होती है वर्णों का वो 52 है। ठीक है, लेकिन इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो कुल कहा गया और एक मूल कहा गया। जब मूल वर्णों की बात होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्णों की संख्या आप बताएंगे 44 है। तो वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं? 44। मूल वर्ण को ही मानक वर्ण भी कहते हैं, इसी को हम मानक वर्ण भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे चर्चा करें कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ ध्यान से देखना, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन, क्योंकि वर्ण में दोनों समाहित है, लेकिन अक्षर में इसमें अलग अलग कर दिया गया स्वर और व्यंजन। ये क्या है? स्वर युक्त व्यंजन को क्या कहा गया? अक्षर। जिसका क्षरण अब ना हो वो क्या हो गया? अक्षर। वर्ण में क्या है? जो खंडित ना हो वो वर्ण है। एक हिसाब से देखा जाए वर्ण और स्वर, वर्ण और अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बांटते हैं तो और स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजन की संख्या होती है 33। इतनी बात समझ में आ गई? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे बताते हैं।